नमस्कार दोस्तों, संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना काफिर, बुत-परस्त, राम भक्त, राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है और वो है स्ट्रे डॉग्स का, स्ट्रे कैनाइन का, यानी कि आवारा कुत्तों का। और जिस पे आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं यानी कि 14 अगस्त को, उस पर काफ़ी अधिक चर्चा भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जो उनके हैं, उनके ऑर्डर पे अभी स्टे लगाई है और 15 अगस्त के बाद में वो बताएँगे कि आगे करना क्या है इस मैटर पे। पहले मैं आपको बता दूँ कि दरअसल हुआ क्या था कि 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने ये डिसीजन दिया था कि जितने भी स्ट्रे कैनाइन हैं यानी कि आवारा कुत्ते हैं दिल्ली में, उन कुत्तों को एक शेल्टर में रखा जाएगा और उनकी जो कुछ भी उनको लुक आफ्टर भी करा जाएगा, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, ये है, वो है। तो XYZ उन्होंने अपने-अपने सारे जो भी चीज़ें थी उन्होंने बताया कि भई ये उनके लिए करो। लेकिन स्ट्रे कैनाइन जो है, जो आवारा कुत्ते यहाँ पर हैं, वो यहाँ नहीं रहेंगे। अब इस बात को लेकर के लोग-बाग दो फाड़ हो गए लगभग। कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे। कुछ लोगों को लगता था कि अगर वो बाहर बैठे किसी भी आवारा कुत्ते को खाना खिला रहे हैं, तो उसमें लोगों को क्या दिक्कत है? जबकि कई दूसरे लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई ये कुत्ते खतरा हैं लोगों के लिए, तो इनको जहाँ पर भी हो वहाँ पर भेज दिया जाए, जहाँ पर इनका एक अपना शेल्टर बनाया जाए। और ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं था, ये ऑर्डर पूरे दिल्ली और NCR के कुत्तों के लिए था। यहाँ एक प्रश्न फिर और खड़ा होता है, वो प्रश्न ये है कि क्या वाक़ई इतनी जगह और इतना बजट है कॉर्पोरेशनों को ये कहा गया था करने के लिए, जैसे MCD वगैरह को, NDMC को और गाज़ियाबाद, गुड़गाँव, दिल्ली NCR के जितने भी कॉर्पोरेशंस हैं करने के लिए, कि उन कॉर्पोरेशन से इतना बजट भी है? लगभग 8 लाख कुत्ते तो सिर्फ दिल्ली में ही हैं, जो कि स्ट्रे कैनाइन है। अब ये मुद्दा स्ट्रे कैनाइन का, आवारा कुत्तों का इतना उछला कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बार तो झगड़ा तक हो गया। जो वहां से वकील निकल रहे थे उनमें और डॉग लवर्स के बीच में मारकुटाई, दे दम जूते पे तलात हो गई। और मैं आपको उसकी फुटेज अभी दिखाने जा रहा हूं। तो जैसा कि आपने देखा, इस मुद्दे ने कई लोगों के दिलों को छुआ और काफी गहराई से छुआ। ये मुद्दा इतना बड़ा बना कि आवारा कुत्तों का मुद्दा राहुल गांधी का जो मुद्दा था वोट चोरी का, उससे बड़ा हो गया। मगर आज न तो मैं आवारा कुत्तों के विषय में बात करने आया हूं और ना ही राहुल गांधी के विषय में। हालांकि ये समझिएगा कि मैं कोई पहली बात तो कंपैरिजन नहीं कर रहा और ना ही मैं इस बात को कह रहा हूं कि कोई किसी से कम है। राहुल गांधी ऑब्वियसली बड़े ही होंगे, मेरे से बड़े हैं, उनका आदर करता हूं। तो भैया अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और लेकिन मैं क्योंकि पशुपतिनाथ का भक्त हूँ तो मेरे लिए तो सब बराबर है। मैं भी, और हमें साइंस में हमने पढ़ा ही है, मैन इज अ सोशल एनिमल। मेरा मुद्दा अलग है, सेपरेट है। आई हैव गॉट अ डिफरेंट इशू। मेरा ये मानना है कि इन डॉग्स को आप कहीं पर भी भेजें, इन स्ट्रे कैनाइन को, इन आवारा कुत्तों को आप कहीं पर भी भेजें। हालांकि ये हमारे देश के ही हैं, पर कुछ ऐसे स्ट्रे कैनाइन्स हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट की तरफ से हमारे देश में आ गए हैं। मैं ये नई जानकारी आपको दे रहा हूँ, या जानकारी पुरानी है, नए शब्दों में दे रहा हूँ। और ये स्ट्रे कैनाइन अक्सर लोगों को काटते रहते हैं। इन स्ट्रे कैनाइन्स का जो रूट है, आवारा कुत्तों का जो रूट है, वो बांग्लादेश और बर्मा के एक रोहिंग्यान प्रांत है, वहाँ से ये एंट्री करते हैं। और उसके बाद में ये जो आवारा कुत्ते, जो स्ट्रे कैनाइन हैं, ये लोगों को काटते हैं। कभी आसाम में, कभी मणिपुर में। तो हम सिर्फ दिल्ली NCR में ही शेल्टर क्यों बनाएं? पहली बात तो हमारा देश है, कोई धर्मशाला तो है नहीं, तो हम शेल्टर ही क्यों दें? कोई भी आवारा कुत्ता जो बाहर का हो, जो हमारे लोगों को ही काट रहा हो, उसको शेल्टर दिया ही क्यों जाए? और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ मिज़ोरम, मणिपुर और आसाम के लोगों को इन्होंने परेशान करा हो, इन्होंने उन्हें काटा हो, उनका जीना दूभर करा हो। इन्होंने और भी जगह के लोगों को का दूभर करा है जीना। जैसे दिल्ली में रेबीज़ के मामले बहुत बड़े हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे थे तब इन आवारा कुत्तों ने बहुत काटा था। इसके अलावा इन आवारा कुत्तों ने बंगाल के संदेश खली में लोगों को बहुत काटा है। दिल्ली में काटा है, जहां हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहां पर, सुप्रीम कोर्ट के पास में काटा है। आप याद करिए, डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे थे तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे। वो दंगे में कई कुत्ते भी थे जो काट रहे थे, कई कुत्ते थे, एक नहीं बहुत सारे थे। और मतलब वो दंगा का इनसे कोई हालांकि संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी थे ये उसमें। ये मेरे ऐसा सुनने में आया, सूत्रों से हमें पता लगा है। अब उसके अलहदा खैर जहांगीरपुरी मेरे को याद आया अभी,
जहांगीरपुरी दिल्ली में, कश्मीर केरल में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये समस्या जो आवारा कुत्तों की है, ये तो उस पे सुप्रीम कोर्ट का ने जो ध्यान दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया कदम है। जो भी हो इसका रिजल्ट, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी के पक्ष में हूँ या किसी के विरोध में, लेकिन जो कुछ भी है सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सही ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि क्या वाकई स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा वोट चोरी के मुद्दे से बड़ा है, या इन दोनों मुद्दों से बड़ा कोई मुद्दा है जिस पर आज तक ध्यान ही नहीं दिया गया। मैं आप लोगों को एक दो किस्से बताना चाहता हूं। कश्मीर में 1990 के दशक में आतंकवाद, जातीय आतंकवाद, नाम पूछ के मारने का आतंकवाद, जैसा कि हमने संदेश खली में भी देखा है, चरम पर था। एक महिला थी, उनका नाम था सरला भट्ट। सरला भट्ट एक नर्स थी। उनका न सिर्फ सामूहिक बलात्कार होता है, उसके बाद में उनका कत्ल भी कर दिया जाता है। ये सब कुकृत्य करने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट उठाता है। इसका मुखिया यासिन मलिक होता है, जो अभी दिल्ली की जेल में सड़ रहा है। और सड़ इसलिए रहा है क्योंकि एनडीए की गवर्नमेंट है, क्योंकि नया भारत है। हालांकि आज से ज्यादा वर्ष पूर्व नहीं, जब सरकार मनमोहन सिंह जी की थी ना, तब ये यासिन मलिक उनके निवास पे, प्रधानमंत्री निवास पे, जिसने 2 एयरफोर्स के ऑफिसर्स के कत्ल में शामिल था, जिसने इस सरला भट्ट के मर्डर में भी शामिल था, डायरेक्टली जो इनडायरेक्टली मैं कहता हूँ गीतिका गंजू के मर्डर में भी शामिल था, जो एक और जज साहब थे। मैं तो ये कहता हूँ, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी वहां से कश्मीरी पंडित फ्ली करके भागे थे, 2 लाख कश्मीरी पंडित जो अपने ही देश में विस्थापित का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये उन सब की दुख दर्दों का कहीं ना कहीं कारण ये यासिन मलिक भी था। इस यासिन मलिक से उस वक्त के इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मिल रहे थे रात्रि भोज पे अपने घर में। आपको क्या लगता है, ये बात वाकई उचित थी? ये होना ठीक था? ये होना चाहिए था? भारत के प्रधानमंत्री को उस व्यक्ति से मिलना ठीक था जिसने भारत के नागरिकों का, भारत के सैनिकों का कत्ल करा हो? पर मनमोहन सिंह का क्या था साहब, मैं मान सकता हूं, हाँ, क्योंकि वो जब बीजिंग ओलंपिक्स में राहुल गांधी सिग्नेचर कर रहे थे, उस टाइम पे वो पीछे खड़े हुए थे। हालांकि वो सिग्नेचर किस चीज पे हो रहे थे, क्या हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, जिसके फोटोग्राफ्स हम सब ने देखे हैं और उनको पीछे खड़ा हुआ भी देखा है। तो मैं तो कहूंगा ही वॉज नॉट इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज द स्पाइनलेस प्राइम मिनिस्टर, जो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए जिए और शायद जिस भी कारण से वो दिवंगत हुए। मेरा उनके प्रति सांत्वना है, सम्मान नहीं कहूंगा, सांत्वना कहूंगा। लेकिन ये प्रश्न यहां पर इसलिए उठाया गया, जो सरला भट्ट थी, उनका तब से 1990 से लेकर के आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। कहा गया है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मगर यहां तो प्रश्न ये है, जब 35 सालों में नहीं मिला तो क्या जस्टिस डिनाइड ही नहीं है? सिर्फ सरला भट्ट को नहीं, उन 2 लाख हिंदू परिवारों को, जिनसे कभी यही नहीं पूछा गया कि तुम अपने देश में विस्थापित का जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक मोटो है, उसका नाम है, मतलब उस फ्रेज को कहा जाता है, नाम तो नहीं है, उस फ्रेज को कहा जाता है, यतो धर्मस्ततो जयते, अर्थात जहां धर्म की विजय होती हो। यहां धर्म को आप रिलीजन से या मजहब से मिलाकर के मत देखिए। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। जैसे राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, जैसे डॉक्टर का कर्तव्य है अपने पेशेंट की रक्षा करना, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का भी कर्तव्य है ये देखना कि इंसाफ हो रहा है। अगर 35 सालों में इंसाफ नहीं मिल रहा और सुनवाई कुत्तों पर और वोट चोरी पर हो रही है, और वो भी उस व्यक्ति के द्वारा जो कहता है इंडिया इज नॉट अ नेशन, जो देश के सेक्युलर तो नहीं, जो देश के फैब्रिक को ही तोड़ना चाहता है, जो देश को तोड़ करके मुल्क बनाना चाहता है, उस व्यक्ति के एलिगेशन पर जो व्यक्ति ये कहता है कि हिंदू धर्म एक शक्ति है, उस शक्ति से हमें लड़ना है, क्या राहुल गांधी की बातों से हमारी भावनाएं आहत नहीं होती? अच्छा, एक बात और पूछना था कि आवारा कुत्तों का विषय माना बहुत इंपॉर्टेंट था, लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई थी, मगर क्या यह विषय इंपॉर्टेंट नहीं था कि नुपुर शर्मा के लिए जो लोग नारे लगा रहे थे कि नबील की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, उनके खिलाफ क्या हुआ? कुछ कार्रवाई हुई? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट अपना कर्तव्य का निर्वहन कर पा रहा है? हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न करना, क्या इससे भी कानून टूटता है? अगर नहीं टूटता,
या टूटता है तो इतनी जल्दी इनके मैटर में सुनवाई क्यों? पहले इंसाफ उन कश्मीरी पीड़ितों को दे देते, पहले इंसाफ उन लोगों को दे देते थे जो संदेश खली में थे, पहले इंसाफ उस डॉक्टर बिटिया को दे देते थे जिसको वहां पर कलकत्ता में मार डाला गया, पहले इंसाफ केरल के लोगों को दे देते, बाद में जहां आपको आना था आप आ जाते। हालांकि आप ज्यादा विद्वान हैं, मैं लेकिन फिर भी पूछने का प्रयत्न तो कर सकता हूं, पूछ तो सकता हूं, कहीं उससे भी तो अदालत की अवमानना नहीं हो जाएगी। हालांकि मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी नहीं हूं जो बाहर खड़े होकर के कहे चौकीदार चोर है और बाद में जाकर के माफी मांग ले। लेकिन चौकीदार चोर है कहने वाला व्यक्ति है कौन? वो वही व्यक्ति है जो खुद जमानत पर बाहर है भ्रष्टाचार के केस में, नेशनल हेराल्ड केस में। माँ, बेटी, बहन, जीजा, पिताजी, दादी, किस पर केस नहीं हुआ है और ये दूसरों को चोर बता रहे हैं। खैर इनका मैटर है ही नहीं, यहां पर मैटर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का है कि इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मेरी बहुत आस्था है, लेकिन आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस थे 1967 में, उनका नाम था कैलाश नाथ वांचू। ठीक है, वांचू साहब भारत के 10वें चीफ जस्टिस थे और आप लोगों को जान करके हैरानी होगी, आपके कान खड़े हो जाएंगे, वांचू साहब LLB नहीं थे, उन्होंने बैचलर्स ऑफ लॉ नहीं करा था और उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी ने। तो आप देखिए किस तरह से सिस्टम का दुरुपयोग होता आ रहा है और आज ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये गलत है वो गलत है, तो कहीं ना कहीं ये खुद ही आपस में गलत है। इनकी वजह से ये जो यहाँ पर रोहिंग्याओं की समस्या हुई, नेहरू की वजह से ही कश्मीर की समस्या हुई। और आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, 2050 में, आज 2025 चल रहा है ना, 25 साल बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्लामिस्ट नेशन आपको पता है ना? तो पाकिस्तान होगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्लामिस्ट नेशन सऊदी अरेबिया नहीं होगा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ये बांग्लादेश भी नहीं होगा और आसपास के जितने भी इस्लामिस्ट, ये 57 में से कोई सा नहीं होगा। पता है कौन सा होगा? जिसे आज हम सेकुलर कह रहे हैं ना, वो होगा, भारत होगा। तब क्या ये भारत रह पाएगा या भारत बदल ही जाएगा? भारत का नाम कुछ और ही हो जाएगा। जो पहले कहा जाता था हिंदुओं का स्थान, जो मतलब पाकिस्तान और हिंदुओं का स्थान, हालांकि ये आर्यव्रत है, ये भारत है, ये इंडिया नहीं है। इंडिया तो अंग्रेजों ने नाम दिया, अब जब पाकिस्तान का नाम पड़ा तो उन्होंने नाम रख दिया हिंदुस्तान। तो ये भारत है मेरे भाई। भा मतलब प्रकाश, रथ मतलब खोज में निकला हुआ, निरंतर जुटा हुआ, यानी कि जो प्रकाश की खोज में हो वो भारत है। तो अपने आप पे गर्व करिए, लेकिन साथ में समझते चलिए कि आप किस समस्या से जूझ रहे हैं और उस समस्या से जूझने के लिए आपको आगे क्या क्या कदम उठाने हैं। क्या वाकई कुत्तों का मैटर इतना इम्पोर्टेंट है या उन लोगों का मैटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके मेरे बीच में बैठे हुए हैं और हमें लगातार डस रहे हैं? क्या सिर्फ बांग्लादेशी ही डस रहे हैं? क्या सिर्फ वो लोग डस रहे हैं जो रोहिंग्या वासी हैं? आपको जान करके हैरानी होगी, जब ये रोहिंग्या, बर्मा से ये रोहिंग्या भाग करके भारत में आए थे ना, पाकिस्तान ने एक भी रोहिंग्या को लेने के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन हमारे यहाँ इनके लिए रैलियां करी गई थी कि यहीं रहेंगे। आप और याद करिए, CA के दौरान जब ये कहा गया था कि बाहर से जो भी व्यक्ति मुसलमान नहीं है, प्रताड़ित है और आना चाहे, जो हमारे सार्क देशों में से है, तब सबसे ज्यादा विरोध ये सेकुलर दल कर रहे थे। सेकुलरिज्म का अर्थ क्या हिंदू विरोध होता है, क्या सिख विरोध होता है, क्या ईसाई विरोध होता है, या सेकुलरिज्म का अर्थ जो इन्होंने निकाला है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट होता है? चलिए मुझे अब आज्ञा दीजिए और मैं फिर आऊँगा इस उम्मीद के साथ आपको कि मैं जागृत कर पाऊँ, आप लोगों को ये बता पाऊँ कि 2050 में आपकी, हमारी बेटियाँ, हम लोग सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय श्री राम।